अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल थ्रू द लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके नावल लेकर आई हूँ, वो बहुत अच्छा नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इस नावल का नाम आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, तो इस नावल को शुरू करते हैं। दरवाजे पर कोई चौथी बार दस्तक हुई थी। कौन है? अंदर आ जाओ। आपके बेदिली से वो लिहाफ से मजबूरन मुंह निकाल के बोला था। तभी मुलाजमा अंदर आई थी। छोटे साईं, आपको बड़ी बीबी नाश्ते पे बुला रही हैं। मुलाजमा ने अपना पैगाम इस तक दिया था। अच्छा, आता हूँ। वो बेदिली से फिर मुंह पर लिहाफ लेकर लेट गया था। आज ऑफिस से छुट्टी थी और इसका मूड नहीं था उठने का, पर बीजान की बात भी वो नहीं टाल सकता था, इसलिए चुप करके उठा। गोरी रंगत और स्टाइल से बाल कटे, हल्की सी दाढ़ी और खूबसूरत जिसामत रखता था। जहाँ हर आंख का मरकज वो था, वहीं पे दुनिया से बेजार था। कुछ साल पहले इसकी शरारतों से सारा घर चहकता था। सारे घर में हादी की गूंज होती थी। कभी किसी से छेड़खानी तो कभी किचन में सबके साथ कुकिंग में लगा होता था। घर भर की जान भी आज भी थी, हाजी हादी में थी। पर जब से 4 साल पहले वो इस्लामाबाद से होकर आया था, पता नहीं किसकी नज़र लगी थी, एकदम से वो गुमसुम हो गया था। और ना वो वैसा रहा था, और फिर जल्द ही संभाल लिया था और अब खुद को इसी में मसरूफ़ रखता था। शोर शराबे से दूर रहता था, बस ऑफिस ऑफिस से घर, या कभी कभार शाम की चाय, ये सबके साथ बैठ जाता था। वो बेदिली से उठा और शावर लेकर बाहर आया था। हल्के नीले रंग की इसने शर्ट पहनी हुई थी और वाइट ट्राउज़र। हर तरह के कपड़े इस पर सूट करते थे। नीचे सब मेज़ पर बैठे इसका इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम करके वो अपनी नशिस्त पर बैठा था। आम दिनों में तो तुम हमें वक़्त ही नहीं देते, छुट्टी वाले दिन तो हमारे साथ कर लिया कर नाश्ता। कुर्सी पर बैठते इसकी दादी ने इसके कान खींचे थे। सॉरी बीजान। आँख नहीं खुली थी। वो बात को घुमाते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला था। सबने नाश्ता शुरू किया था। हादी तभी इसकी बीजान इसकी दादी ने इसे मुखातिब किया। जी बीजान, बेटा कब तक चलेगा ऐसा? क्या चलना है इससे पता था। वो अब क्या बात करने वाली थी और सब इसकी तरफ मतवज्जो थे। इसकी इस बात पर इसकी माँ की भी नहीं चलती थी और सबको पता था कि वो बीजान की बात को नहीं टालता। पर जब भी वो बात करती थी फिर भी बात को घुमा देता था। जॉइंट फैमिली थी। राजपूत इंडस्ट्री का एक नाम था, जो कि लाहौर के गांव में हवेली थी, जहाँ इनकी अपनी ज़मीनें थी, नौकर थे, इनका अपना गांव था। घर में चाचा चाची, ताया ताई, दादी, माँ बाप और सबके बच्चे कज़न जो इकट्ठे रहते थे। जहाँ हादी के बाबा ने पहली राजपूत इंडस्ट्री को हाई लेवल तक पहुंचाया था, अब हादी ने अपने बाबा की जगह संभाल ली थी। बाकी कज़न भी इसके साथ होते थे, पर हेड के तौर पर हादी ने अपने बाबा की जगह संभाल ली थी, जो कि बखूबी संभाल भी रहा था। कब तक चलेगा बीजान? बेटा तुमने ऑफिस भी संभाल लिया है और अब सब ठीक हो गया तो क्यों हाँ नहीं करे शादी के लिए? भी जान, आपको पता है मुझे शौक नहीं है। आप अहमद भाई की करें, पहले वो मुझसे बड़े हैं। इसने खुद को बचाने के लिए तोपों का रुख अहमद इसके तायाजाद की तरफ किया था। इसकी और तुम्हारी इकट्ठी करनी है। अगर दादी नहीं खुश अच्छी लगती तो फिर कह दो, अगर दादी की खुशी अच्छी नहीं लगती तो फिर कह दो ना। एकदम खाते हुए वो रुका था। दादी ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हमें तो है। वो इसकी तरफ देखकर बोली। बाकी सब हादी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जब भी जान बोलती थी तो उनको पता होता था कि किस तरह बात करनी है, और हिम्मत भी नहीं थी सिर्फ इनके बड़े बेटे के अलावा बीच में बोलने की, इसलिए सब सुन रहे थे। बीजान, मैं अभी मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का, पर हमारा है, और आज मैं नहीं सुनूंगी। अपनी माँ को इजाज़त दो। देखे तुम्हारे लिए लड़की वो। मेरी बात की कोई अहमी नहीं है तुम्हारी नज़र में। जब भी इस पर बात करती हूँ बात घुमा देते हो। हमारे कोई अरमान नहीं है। एकदम दादी अफसुदा होगी बात कहते हुए, और हादी जल्दी से उठकर इनके पास किया। अच्छा नाम, जैसे आप लोगों को ठीक लगे करें। अब ऐसे तो नहीं करें ना। सबसे लाडला पोता था वो, हंसमुख खुशमिजाज, सबके साथ घुलने मिलने वाला। एकदम से पता नहीं किसकी नज़र लगी थी। ये बात इसकी दादी को भी समझ नहीं आ रही थी। हर चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से कर ली थी। इसके सदके इसके लिए दुआएं, पर किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है, वो क्यों एकदम से गुमसुम हो गया है। अच्छा अब रोए मत, वो गले लगता बोला। जैसे आप लोगों को ठीक लगे करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। दादी को चुप करवाते हुए बोला। सब एकदम खुश हो गए थे। जो बात वो किसी की नहीं मान रहा था, आज दादी ने मनवा ली थी। नाश्ते से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया था और इसने कह तो दिया था कि सबकी खुशी के लिए, पर इसके खुद के दिल पे क्या बीत रही थी ये वही जानता था। गिलास उठाकर पानी अपने होंठों से लगाने के बाद पता नहीं इसे क्या याद आया, और वो गिलास इतनी ज़ोर से दबाया था कि हाथ में ही टूट गया था और खून इसकी कलाइयों से होता हुआ बह रहा था। और बेड पर बैठकर वो अपने हाथ को कितनी देर तक ऐसे देखता रहा। खून नीचे गिरता रहा, फिर उठा और दवा का डब्बा निकाल कर खुद को मरहम लगाया था। ज़ेन बिल्कुल माफ़ हो गया था और फिर अपने बेड पर औंधे मुंह लेट गया था। शाम की चाय पर जैसे हंगामा मच गया था अहमद इसके कज़न के लिए, तो सबने लड़की देखकर बात चलाई।
कोई थी जो कि तकरीबन पक्की ही थी। पर अब बात हादी के सारे सर जोड़कर बैठे थे, इसके साथ कौन सी लड़की की जोड़ी अच्छी लगी कि इसकी माँ की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। कब से वो इस दिन रात के एक लिए हुए थी। इन्हें लग रहा था कि शायद शादी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा पहले की तरह। थोड़ी देर बाद वो उठा और अपनी गाड़ी निकाल कर रोड पर चलाता जा रहा था। मौसम में हल्की हल्की ठंडक थी, बादल बने थे और लोहर के मौसम से तो सभी वाकिफ थे। बादल एकदम से आते थे और बरसना शुरू कर देते। वो पीछे 2 घंटे से अपनी गाड़ी में तेज़ म्यूजिक चलाकर गाड़ी को रोड पर भगा रहा था। दिल और दिमाग बिल्कुल माफ हो गया था कि वो क्या करे। वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने की गुंजाइश नहीं दे सकता था। इसकी रग रग में तो बस तो एक ही बसी थी जो इससे हर दिलो जान से अजीज थी। इसकी अपनी गलती की वजह से वो दूर हो गई थी। ये बात इसे तभी पता चल गई थी। पर अपनी गलती को वो कैसे मान कर इसके सामने किस मुंह से जाता। तभी इसने इतना 4 साल का अरसा गुजार दिया था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके इसके सामने अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। इसकी रग रग में वो ही बसी थी और वो अपनी ज़िंदगी में किसी वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को गुंजाइश देने का सोच भी नहीं सकता था। वो इसके लिए इसकी ज़िंदगी थी। पर जो कुछ हुआ था इसने कभी पलट कर नहीं देखा था। इससे ये था कि जो इसने किया है वो सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी और चली गई होगी छोड़कर। पर इसके दिल से आज तक नहीं गई थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जब इसने इसे सोचा नहीं था, इसने इसे याद नहीं किया था या फिर इसकी तस्वीर को नहीं देखा था। जिस तरीके से इसे इसने पाया था वही जानता था और पहली ही नज़र में इसका दीवाना हो गया था। 3 घंटे के बाद वो घर आए तो सब लॉन में चाय पी रहे थे और खुश गप्पियाँ लगा रहे थे। सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समझ गया था किस बारे में बात हो रही है। पर दिल को कैसे समझाता जो इसमें बसी थी और पल पल मारती थी। हाथी बैठा अंदर जाता देखकर बीजा ने आवाज़ लगाई थी, जी बीजा आओ यहाँ। वो मुस्कुराते हुए इसे अपने पास बुला रही थी। ये हाथ पे क्या हुआ है? एकदम सबकी नजरें इसके हाथ पर पड़ी थी जो कि पट्टी में लिपटा था। कुछ नहीं, बस वो कांच लग गया था। वो नजरअंदाज करके बैठता हुआ बोला, ध्यान ही रखते ना अपना। इसकी माँ फिक्र से इसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मेरी प्यारी माँ। वो अपनी अम्मी के गले लगता बोला। इसके चेहरे की उदासी किसी से नहीं छुपी हुई थी। इसकी आंखों की वीरानी सब देख सकते थे। ये वो हादी नहीं था जिसे सब जानते थे। अच्छा देखो, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं। इसकी माँ ने तस्वीरें आगे करते हुए कहा, अरे अम्मी प्लीज़, अब ये काम आपका है, मुझे इसमें मत डालें। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, डिनर पर मिलते हैं। वो ताता हुआ वहां से जान छुड़ाकर अपने कमरे में आ गया और रात ही अपने बेड पर ढेर हो गया। छोटे साईं खाने के लिए बुला रहे हैं, मुलाजमा ने आकर से कहा। वो शावर लेकर निकला था। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम सबको सलाम करके अपनी जगह पर बैठा, सबने खाना शुरू किया। हादी अहमद ने इसे मुखातिब किया, जी भाई, इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट कोलीग की समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या करना है? नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा भाई, आप चले जाएं, ये ज़रूरी है। वहाँ के प्रोजेक्ट को हमने दिन रात एक करके किया है। पर मुझे तुम मुझे तुमने साइट का काम दिया है, अब मैं वो देखूँ या वहाँ जाऊँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हैदर को भेज दें। इसने अपने कज़न चाचा के बेटे को कहा। इस्लामाबाद का नाम सुनते इसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। कोई नहीं जाएगा, तुम खुद एक बार जाके देखो बेटा, इसके बाबा ने कहा। तुम्हारा एक बार जाना ज़रूरी है। एकदम खाना खाते इसका हाथ रुका था। मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ का काम भी तो देखना है। यहाँ हमने कुछ दिन देख लेता हूँ, तुम जाओ, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट पर काम करके जो एतमाद का बंदे को इसे सौंप कर आ जाओ, एक बार तो जाना पड़ेगा। हाँ छोटे बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। अहमद ने बिन की हाँ में हाँ मिलाई। परवर कुछ नहीं, तुम जाओ और देखो यहाँ का कुछ दिन। अहमद है, मैं हूँ, भाई हैं, सब हैं। वो बहुत ज़रूरी काम है और आपके हादी के पास ना की गुंजाइश नहीं बची थी। मतलब इसके बाबा ने ऑर्डर दे दिया था और जाना भी ज़रूरी था। अपनी बेतरतीब धड़कनों को वो पहले ही नहीं संभाल पा रहा था। जाने के नाम से एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक है, वो कहकर खाना छोड़ के कमरे में आ गया। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। 4 साल से वो हर चीज़ को टाल रहा था। जब भी कोई काम होता था वो अहमद को या किसी और को आगे कर देता था। पर अब के ज़रूरी था किसका जाना। और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलकर बाहर गैलरी की तरफ आया था और सोफे पर बैठ गया था। सब कुछ इसकी नज़रों से जैसे गुजर रहा था एक फ़िल्म की तरह। इसकी मुस्कुराहट, इसका मासूम सा चेहरा, गोरा रंग और हल्की आंखें, पतली सी नाक। जब पहली बार इसके सामने वो आई थी वो पलके झपकाना ही भूल गया था। अपने यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ आया था फाइनल के इम्तिहान देने और इम्तिहान के बाद कुछ दिन वहीं रुकना चाहता था। इस्लामाबाद का सरसब्ज इलाका दिल को भाने वाला था, इसलिए वो 1-2 माह की छुट्टी लेकर घर से आया था कि इम्तिहान के बाद वहीं इनकी अपनी कोठी है, वहीं रुकेगा। पहले दिन जब वो इसके सामने आई थी वो पलके झपकाना ही भूल गया था। सब लड़कियों से अलग वो घास पर बैठी अपनी किताबों में खोई थी। इस इसे अपने सर पर दुपट्टे को बड़े प्यार से तरीके से जाप करके इस तरह लपेटा था कि इसकी नज़र तब इस पर पड़ी जब वो घर की तरफ निकल रहा था। इसे शायद वक्त का एहसास नहीं था कि यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म हो चुका है। वो बस किताबों में खोई थी।
ओए चल यार, रुक क्यों गया? इसके दोस्त अरहम ने इसे सामने देखते हुए कहा। हाँ चल। दिल मुड़ने को राजी नहीं था। तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ। अब किधर? आता हूँ यार, वो कहकर इसकी जानिब बढ़ के जहाँ यूनिवर्सिटी की लड़कियों की आंख का मरकज बना हुआ था, आज वो खुद एक हजाब पहनी लड़की की तरफ खुद की तरफ बढ़ रहा था। एक्सक्यूज मी। एकदम इसने अपना मुंह ऊपर किया और होश में आई और इधर उधर देखा, फिर खड़ी हो गई। मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही किताबों में खो गई हैं, जो आपको टाइम का पता भी नहीं चला। वो एकदम जज्बर सी हो गई थी। जी जी। हाँ हाँ। और हादी अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो कि इसे देखकर संभल ही नहीं रहा था। तभी चौकीदार ने आवाज़ दी, चलें बेटा। जी जी बाबा, वो कहकर हादी को एक नज़र देकर वहाँ से निकल गई। और वो एक नज़र ही इसके लिए ज़िंदगी थी। वो मुस्कुरा कर से ज़्यादा देख रहा था, और ये चौकीदार की बेटी है, खुद ही इससे सवाल कर रहा था। खैर है, नज़र ही नहीं हट रही, चली गई है। पीछे से अरहम ने आवाज़ दी और वो एकदम होश में आया। लगता है दिल में कुछ कुछ हो रहा है। शान ने बढ़ते हुए कहा, पता कर कौन है, कहाँ की है? हादी ने शान की तरफ देखकर कहा, ओए ओए, मेरे हादी को आज खुद पता करवा रहे हैं कौन है? दोनों हंसे थे। पागल मत बन, मैं सीरियस हूँ। हादी ने इनको देखकर कहा, हम कौन सा कह रहे हैं, तो मजाक कर रहा है? वो हादी की टांग खींच रहे थे। कल मिल जाएगा पता, अब चलना है कि नहीं? अरब ने इन्हें देख कहा, हाँ चलो। रात भी वो दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहा। घर आके अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दी, पर एक मिनट नहीं था कि वो इसकी आंखों के आगे से ओझल हुई हो। किताब बंद करके वो एकदम सीधा लेट गया। छत पे आंखें लगी थी। इसने टाइम देखा, रात के 3 बजे थे। मोबाइल उठा के इसने शान को कॉल मिलाई। 2-3 बार रिंग पर इसने कॉल उठाई। हेलो, सुस्ती भरी आवाज में बोला। यकीनन सो रहा था। मेरी नींद हराम करके सारे तू सो रहा है। तुझे मैंने कहा था कि इसका पता निकलवा के दे। कह रहा था मिल जाएगा सुबह तक। हद है तेरी हादी, अभी सुबह हो गई है क्या? रात के 3 बजे हैं और इसका पता मैं कहाँ से लाऊं? सुबह जाने दे, मैं सब मालूम करके बता दूंगा। कमीने, तुम जैसे दोस्त किसी काम के नहीं हो। गुस्से में झंझलाकर फोन बंद कर दिया। शान की अगली बात भी नहीं सुनी। रात भर इसका चेहरा आंखों के आगे मंडलाता रहा। पता नहीं किस पहर आंख लगी थी। सुबह के 10 बजे थे जब इसकी आंख खुली। आज एक पीरियड लेना था, इसलिए जल्दी से उठा, फ्रेश हुआ और यूनिवर्सिटी पहुंच गया। किधर हो तुम लोग? इसने हरम को कॉल लगाकर पूछा। कैंटीन में है, आजा। कैसे हो देवदास? से शान हंसते हुए बोला। बकवास बंद कर, अबे रात को पता क्या हुआ? हम दोनों हंस पड़े थे। बकवास बंद करो तुम दोनों, हादी ने चिढ़कर कहा। अच्छा मुंह ना बना। एक पेपर इसने हादी के सामने करते हुए कहा। बिस्मिल नाम है इसका, और यहीं के चौकीदार की बेटी है। पढ़ाना चाहता है वो, और जहीन जहीन भी है। अच्छा था बिस्मिल, इसके इसलिए इसने जितना हो सका इसे पढ़ाया। पर तेरे लिए बुरी खबर है कि पेपर्स खत्म होते इसकी शादी है। तेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। दोनों एकदम हंसे। बकवास बंद करो। वो गुस्से में उठा और इधर उधर देखता बाहर की तरफ आया था। इसकी नजरें से ढूंढ रही थी, पर कहाँ ढूंढता, बस चलता जा रहा था। अरे हादी किधर? सामने से अरीबा नजर आई। वो एक लड़की है यहाँ की, जानती हो इसे? कौन? बिस्मिल, हादी ने बेकैसे कहा। हाँ, कहाँ है वो? सामने बैठी अपनी किताबों में खोई। इसे कहाँ परवाह के भला, दुनिया की किताबी कीड़ी बनी रहती है बस। लड़की बहुत अच्छी है। वो जल्दी से मुड़ा, बिस्मिल की तरफ आया। वो खड़ी हुई थी अपनी किताबें उठा के। बिस्मिल एकदम वो पीछे की तरफ मुड़ी, किताबें हाथ में थी, और वही खूबसूरत चेहरा, नाजुक और मासूम सा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुमसे शादी करोगी? वो एकदम इसे सवाल के लिए तैयार नहीं था। बात घुमाकर नहीं आती करनी मुझे, ना ही मुझे आज तक कोई लड़की अच्छी लगी है। ये नहीं है कि लड़कियों की कमी है। मुल्क और मुल्क के बाहर बहुत हैं जो मुझसे शादी करना चाहती हैं, पर मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं पूरी रात नहीं सो सका। वो एकदम से ऐसे सवाल के लिए तैयार नहीं था कि कोई एक बार भी देखकर दूसरी दफ़ा शादी के लिए ही प्रपोज कर दे। और आज तक इसने कभी अपनी हसद से आगे नहीं बढ़ी थी। इसे पता था कि पढ़ने वाली लड़कियां इसकी पहुंच से बहुत ऊपर है। इसका ख्वाब था पढ़ना, जो इससे बाबा ने सबके खिलाफ जाके इसकी ख्वाहिश को तरजीह दी थी। तभी इसने अपने बाबा का मान भी रखा था। जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, ये बात इसे पहले दिन से भी पता थी, इसलिए वो अपनी हद में रहती थी। पर आज इस तरह वो अचानक आके इसे शादी का कह रहा था। इसने देखा था यूनिवर्सिटी की हर लड़की की नज़र इस पर थी। अच्छी फैमिली और ऊपर से बैकग्राउंड अच्छा, पर वो यूं सामने आकर शादी के लिए कहेगा, इससे नहीं पता था। वो किताबों को हाथ में लिए ही अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। मतलब इसकी कैफियत इससे लगाई जा सकती थी। आप पागल हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कभी किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, ना ही मुझे शौक है। और मेरी शादी होने वाली है। प्लीज़ अब आप इस तरह सबके सामने ऐसा फजूल सवाल नहीं करना। बहुत हिम्मत करके वो कह रही थी। इसकी आंखों की कशिश को वो देख सकती थी। ये कह के वो आगे की तरफ बढ़ी थी। पर मैं नहीं मानने वाला। आप पागल हैं क्या? कोई किसी से एक बार मिलकर कैसे मोहब्बत कर सकता है, और फिर एकदम शादी? आपको ये खेल लग रहा है कोई? एकदम से इसकी इस बात से वो सामने आया था। मोहब्बत कोई खेल नहीं है, और हो जाए तो होने में कोई वक़्त नहीं लगता। पहली नज़र ही काफ़ी होती है, और तुम सिर्फ मेरी हो। देखें प्लीज़, मेरे लिए मुश्किलात खड़ी ना करें। आप लोगों के लिए मामूली बात है, पर मैं यहाँ कैसे आई हूँ मुझे पता है। तो
खुदा के लिए मेरा रास्ता छोड़ दें, लोग देखने हैं अब कि इसका लहजा बहुत सख्त था। वो भी अपनी जगह ठीक थी। जैसे जैसे पेपर हो रहे थे, दिन गुजर रहे थे, हादी अपना सर पकड़ कर बैठा था। पेपर के लास्ट डे से अगले दिन इसकी मेहंदी थी और एक दिन बाद इसका लास्ट पेपर था। अब भी वो कंटीन में बैठा था जब शान और अरहम आए थे। खैर है मजनू, क्या बात है, मूड ठीक नहीं है यार, तंग ना कर। वो चिढ़कर बोला था, हम किस लिए हैं, तेरे लिए ना। शान ने आगे बढ़कर कहा, वो क्या है। तभी पीछे से हमाद आया। और क्या है, तभी पीछे से हमाद आया, जिस लड़के से इसकी शादी होनी है वो भी आगे किसी और को पसंद करता है और माँ बाप इसलिए नहीं माने कि लड़की थोड़ा कम खाते पीते घर की है। इस वजह से बिस्मल के घर रिश्ता किया है। वो लोग इतने बुरे भी नहीं है, अच्छे भी नहीं, इसलिए लड़का चुप कर गया है। लालची है, अगर तू इस लड़की के घर वाले अच्छा जहेज और गाड़ी वगैरह देते हैं और वो आज ही रिश्ता तोड़ देंगे। बोल क्या कहता है, माँ ने बैठते हुए कहा। और हादी तो जैसे किसी कीमत पे भी बिस्मल को पाने के लिए तैयार था। तभी चेकबुक निकाल के इसने अच्छी खासी रकम लिख दी और अब सब मुझ पे छोड़ दे। अगर वो मुझे ना मिली मैंने खुदकुशी कर लेनी। एकदम वो संजीदा होकर बोला, पागल है क्या तू। शान एकदम गुस्से में बोला, हो गया हूँ जब से इसे देखा है। पता नहीं क्यों लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी की मुस्कान वही है, वो मेरी ज़िंदगी ही वही है। अगर ना मिली तो मैं अपने आप को गाड़ी समेत कहीं ठोक देना है। हादी यार क्या हो गया है। अरम भी हैरान था इसकी दीवानगी देखकर। परेशान ना हो, मैं हूं ना मेरी जान। हमारे ने तसल्ली देते हुए कहा, 2 दिन बाद मेहंदी है इसकी, परेशान ना हो। ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं होती। हादी शान इसकी कैफियत देखकर बोले, पता है मुझे, मैंने देखा इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत वो करती है मुझसे मोहब्बत जैसे इसके हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी। मुझे पता थी इसकी कैफियत, इसकी आंखें बता रही थी। और ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ मैं, बस मोहब्बत हो गई है, इंतहा की हो गई है, मुझे चाहिए वो बस। वो ये कहकर अपने सर पकड़कर बैठ गया। बारात का दिन था। वो दुल्हन बनी लाल सूट में बैठी थी, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शान को शादी में बुलाया था। इसकी बहन की बिस्मिल अच्छी दोस्त थी, इसलिए सबको बुलाया था और इसने हादी और हरम को भी बीच में खींच लिया था जाने के लिए। पागल है तू, गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरम मुंह बनाकर कह रहा था, पागल ना बन, मैं चाहता हूँ कि जो सब प्लान किया है वैसा ही हो। जैसे ही वो लड़का नहीं आएगा, इनको पता चलेगा, तब भी हम अपना पत्ता फेंक देंगे। सब आपस में बात कर रहे थे और हादी की नज़र बिस्मिल पर ही थी। अगर इसे थोड़े वक्त में कुछ ना हो सका तो हमेशा के लिए वो किसी और की हो जाएगी। इसके दिल की धड़कनें तेज थीं और सब बारात में जा कर रहे थे। बिस्मिल बार बार नजर उठाकर हादी को देख रही थी। वो साफ इसकी आंखों में अपने लिए बेकरारी देख सकता था। तभी एक शोर मच गया कि बारात नहीं आ रही, लड़के ने शादी से इनकार कर दिया है। और पूरे हाल में हलचल मच गई थी। इसकी माँ बाप अपना सर पकड़ कर बैठ के इनकी इज्जत दाव पे लगा दी। इस लड़के ने बेटी का कसूर हो ना हो इसी का बनाया जाता है। हर किसी को तरस की निगाह से देख हर कोई इसको तरस की निगाह से देख रहा था। इसकी माँ रो रही थी, अब कौन करेगा हमारी बेटी से शादी, मैं करूंगा। पीछे आवाज आई थी, तभी सबने मुड़कर देखा। हादी बाबा चौकीदार ने पहचान लिया था। वो इसके सामने आया। मैं दिखने में ठीक हूँ, मेरा अच्छा बैकग्राउंड है, कोठी जिम्मेदार है, हम लोग बाहर के मुल्क तक हमारा बिजनेस है, मुल्क के अच्छे बिजनेसमैन में मेरे बाबा का नाम आता है। इससे बढ़कर आप लोगों को और क्या चाहिए अपनी बेटी के लिए। हादी ने अपनी तरफ से पत्ता फेंका। सबके सुनकर होश उड़ गए थे एकदम। किस्मत कैसे पलट सकती है, वो भी इतनी अच्छी। भला किसको एतराज होना था। उन्होंने हाँ कर दी, कह दी। इतनी जल्दी मैं अपने घर वालों को तो नहीं बुला सकता, पर मैं इनको समझा लूंगा। ये वक्त ऐसा है कि इंतजार भी नहीं किया जा सकता। और हमने आगे होकर लुकमा दिया और बिस्मिल का दिमाग घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है इसकी ज़िंदगी के साथ। मौलवी को बुलाएगा, फिर दोनों का निकाह हो गया। हादी की खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हो चुका था, पर इसने अभी सब पे यह जाहिर नहीं किया था कि यूं बिस्मिल हादी के हिस्से में इसकी ज़िंदगी बनकर आएगी। सबकी दुआ में बिस्मिल रुखसत हो गई थी। वो इसे अपनी बड़ी सी गाड़ी में लेकर अपनी कोठी पर पहुंचा था, जहां इसके दोस्तों ने इसके लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया था। बिस्मिल की दोस्त शान की बहन ने आगे होकर इस्तकबाल किया था। रूबी, मुझे डर लग रहा है यार, कमरे में दोनों थी, पागल हो गई हो कि डर किस बात का, हादी भाई कितने अच्छे हैं। वो समझा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमरे में कैंडल जला कर रखी थी, अभी थोड़ा बहुत कमरे को फूलों से सजाया गया था। हादी अंदर आए, हादी भाई मैं चलती हूँ अब। रूबी बाहर चली गई। इसकी दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जिस की इसने चाक की थी वो इससे मिल गई थी और तैयार होके किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और अपने हाथ की उंगली को वैसे मरोड़ रही थी जैसे मोहब्बत के इज़हार पर इसने की थी। वो बेड पर बैठा मुंह नीचे किए बैठी थी। एक डब्बा इसने बिस्मिल के आगे खोल के किया। इसमें एक लॉकेट था डायमंड का। अभी मैं जल्दी में ये कर सका हूँ, बाद में आप जो आप चाहेंगी वो मैं आपको दूंगा। बिस्मिल इसका हाथ पकड़कर चेहरा अपनी तरफ उठाया। मुझे नहीं मालूम था ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, पर मोहब्बत मुझे तुमसे पहली दफ़ा में ही हो गई थी। मेरी ज़िंदगी की तमन्ना हो तुम, और मेरी बेहद शिद्दत से चाही जाने वाली मोहब्बत। एक दिन भी मैं सुकून से नहीं सोया जब से तुम्हें देखा है। अगर तुम ना मिलती तो मैं मर जाता। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे हैं। बिस्मिल ने हादी मुंह पर हाथ रखा और हादी ने इसे आगे बढ़कर सीने से लगा लिया। वो देख सकता था कि अपने लिए बिस्मिल के दिल में मोहब्बत महसूस कर सकता था। मोहब्बत को अपनी महसूस करके वो बहुत खुश था।
मोहब्बत लुटाती शिद्दतें लुटाती दोनों की ज़िंदगी खूबसूरत गुजर रही थी। अगले दिन हादी ने अपनी घर पर ही छोटी सी तकरीब रखी थी। सब बिस्मिल की किस्मत पर रक्श कर रहे थे कैसे एकदम से वो कोठी की मालकिन बन गई थी। हादी अभी ये बात घर नहीं बताना चाहता था, वो फेस टू फेस सबको बताना चाहता था और अभी इसका इस्लामाबाद रुकने का इरादा था बिस्मिल के साथ। 2 दिन हो गए थे, दोनों बहुत खुश थे। दोस्तों ने दावत दी थी, आज उन्होंने हरम की तरफ दावत पर जाना था। हादी कुछ काम से बाहर गया था, कह गया था कि तैयार रहना, जब आएगा तो दोनों चलेंगे। बिस्मिल हादी का इंतजार कर रही थी, तभी बाहर से हमाद की आवाज़ आई, अरे हमाद भाई आप कैसे हैं? बिस्मिल ने खुशामदीद कहा, हाँ जी भाभी, हादी ने मुझे आपको लेने भेजा है, वो कॉल आई थी और वो सीधा इधर ही आ जाएगा। पर वो तो मुझे कह के गए हैं कि जी मुझे बताया इसने, पर फिर मुझे फ़ोन करके कहा कि आपको ले आओ, वो खुद ही इधर आ जाएगा। ठीक है। बिस्मिल गाड़ी में बैठी आधे घंटे बाद वो एक रेस्टोरेंट में आई जहाँ कोई नहीं था। आप चलें भाभी, मैं आता हूँ। गाड़ी पार्क करके वो अंदर आई तो सामने वो मुंह पीछे करके खड़ा था, वही कपड़े, वही खड़े होने का स्टाइल। बिस्मिल ने जाके पीछे से पकड़ लिया और इसका मुंह दूसरी तरफ किया। मैंने तुझे कहा था ये लड़की ठीक नहीं है, अब देख अपनी आंखों से, अगर तो अब भी एतबार ना करे तो लानत है तुझ पर। हाँ, हमाद हादी का हाथ पकड़ कर वहां लाया था जहाँ बिस्मिल इससे पीछे से पकड़े खड़ी थी। आई लव यू सो मच, ये लफाज वो अपने मुंह से कह रही थी और हादी के दिल पर लगे थे। बिस्मिल एकदम हादी चलाया था, वो एकदम डर के पीछे हुई, जिससे वो पकड़ कर खड़ी थी वो कोई और था जिसे वो हादी समझ रही थी और हादी सामने खड़ा था। वो बिस्मिल के करीब और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। हादी, मेरी बात, इसकी जुबान से इतना ही निकला था, शट अप शट अप। वो चलाया था, मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुनी, जो मैंने देखना था देख लिया। इसका गुस्सा आसमान पर था, बिस्मिल के तो जैसे सुनने को तैयार ही नहीं थी और वहीं से उल्टे पांव वापस गाड़ी तक आ गया था। वो भागी पीछे आई, मेरी बात तो सुन ले, और वो गाड़ी चलाकर जा चुका था। वो जैसे कैसे करके घर आई थी। मुलाजिमा बाहर खड़ी थी, हादी कहाँ है? इसे मुलाजमा को देखकर पूछा, बाजी वो तो चले गए और साथ अपना बैग भी ले गए हैं, 2 दिन हो गए थे इसे वापस आए और एक पल सुकून नहीं था। खाना नहीं खा रहा था, ना किसी से बोल रहा था, अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। क्या मुझे ऐसे करना चाहिए था? वो खुद से बार बार सवाल कर रहा था। क्या मुझे बात जाने बगैर आ जाना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने आप को कोस रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे बिस्मिल की बात अ, सुननी चाहिए थी। हुआ क्या था वहां पर? तभी इसने अपना मोबाइल उठाया, शाम को कॉल मिलाई, आफरीन है तुझ पे हादी, शर्म आनी चाहिए, तो आइए आनी चाहिए थी तुझे तेरी हरकत पे। एक बार इससे पूछ तो लेता या मुझसे ही पूछ लेता, बात थी क्या? हमाद ने बिस्मिल को प्रपोज किया था पूरी यूनिवर्सिटी के सामने, उसने इसका प्रपोजल इसके मुंह पर वहीं मारा था जिसका बदला इसे किसी तरह भी लेना था। सारा प्लान बनाया गया था तुझे वर्गलाने के लिए और तूने वही किया जो वो चाहते थे। इतनी खोखली थी तेरी मोहब्बत, एक बार भी तूने एक बार भी नहीं तूने इसकी हमायत किया। तुझे बिस्मिल पर एतबार नहीं था। अफसोस हो रहा है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। और वो चुप करके सुन रहा था, इसके पास कोई जवाब नहीं था। चुप करके इसने कॉल काट दी। मुझे नहीं करना था ऐसा, एक बार तो सुनना था बिस्मिल को, एक बार तो इसकी बात सुन लेता। मेरी मोहब्बत ही वो एतबार से चलती है जो एतबार से चलती है, मोहब्बत में कैसे कर सकता हूँ इसके साथ ऐसा? वो तो मासूम है बहुत, वो खुद को कोस रहा था, इसका पारा हाई था, कमरे की हर चीज़ तोड़ फोड़ हो रही थी। सब आगे आए थे, इससे क्या हुआ है? कमरा लॉक था। हादी हादी बेटा क्या हुआ है? हर चीज़ पे अपने आप को का गुस्सा आ रहा था। इसने इसकी मोहब्बत सिर्फ नाम की मोहब्बत थी, वो अब किस मुंह से जाएगा इसके सामने? और यूं अपनी गलती पर नदामत करते करते इसे 4 साल गुजर गए थे। वो इसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए इसने 4 साल बस इसकी याद में गुजारे थे। इसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा था, ना कभी पूछा था। इसकी गलती की सज़ा यही थी कि वो एक दिन जब कोई खबर नहीं आएगी तो वो वहाँ से चली जाएगी, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेगी। पर वो इसकी बीवी थी, इससे ये भी था कि जिस दिन खुला का कोई नोटिस आया तो वो इस पर साइन कर देगा। पर 4 साल हो गए थे, ना इसकी कोई खबर ली, ना इसकी तरफ से कोई नोटिस आया। इसे अब भी यही था कि वो वहाँ नहीं होगी। तैयारी कर ली थी हादी ने, अगले दिन सुबह इसकी फ़्लाइट थी। अच्छा बीबी जान, वो सब से मिलकर दुआओं के साथ एयरपोर्ट रवाना हुआ था। सोचे थी कि एक के बाद एक थी, कि दिल की धड़कनें थी, कि ऐसा लग रहा था जैसे चलना ही भूल गई थी। कितने सवाल थे कि वो चली गई होगी कि नहीं, अगर वही हुई तो वो कैसे सामना करे किसी सोचों में। वो कब पहुंचे इसे पता नहीं चला था। बाहर तो सामने ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम हादी बाबा। वालेकुम सलाम। इसने दरवाज़ा खोला और फिर गाड़ी चल पड़ी और हादी की धड़कनें संभल नहीं रही थी, अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही गाड़ी कोठी के अंदर दाखिल हुई दिल की धड़कनें रुक गई थी। सब मुलाजिम खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम हादी बाबा, सबने सलाम किया और गाड़ी से उतर कर सब वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गया था, जैसे वो गया ही नहीं था। अरे सारा बेटा रुकोगे, मैं बहुत मारूंगी
अंदर से एक 3 साल का बच्चा भागता हुआ बाहर आया और वो इसके पीछे आई थी। एकदम सामने हादी को देखकर रोगी। आज भी वो इतनी ही खूबसूरत थी, आज भी इसमें कुछ नहीं बदला था। वो बच्चा भागता हुआ मुलाजमा की तरफ आ रहा था। हादी को देखकर रुक गया। आया ये कौन है? इसकी लड़खड़ाती जुबान हादी को देखकर सवाल कर रही थी। बहुत ही प्यारा था। ये एकदम मुलाजमा ने बिस्मिल की तरफ देखा और फिर चुप कर गई। वो हादी के पास आया। अस्सलाम वालेकुम अपना नन्हा सा हाथ इसके आगे बढ़ाया और हादी को देखकर पता नहीं क्यों इस पर बहुत प्यार आया था। वो हाथ मिलाकर नीचे बैठ गया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हादी ने मुस्कुरा कर पूछा। अभी वो बोला नहीं था, वो बिस्म चलती उसके पास आई। सारम, क्या बदतमीजी है ये, चलो अंदर। इसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए वो अंदर ले गई थी। 4 सालों में इसकी मोहब्बत शिद्दत अख्तियार कर गई थी और इसे पता था कि इसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी। वो बच्चा पीछे मुड़कर हादी को देखकर मुस्कुरा रहा था और बाय कर रहा था। हादी अपने कमरे में आया। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। आंखों से इसकी तस्वीर जाती ही नहीं थी, पर सवाल थे जो बार बार तंग कर रहे थे कि वो बच्चा कौन है, इसने शादी कर ली थी, किसका है। वो इन्हीं सोचों में गुम था। तभी मुलाजमा आई। साहब चाय। वो उठा और चाय पकड़ी। रजिया, ये बच्चा कौन है? इसके मुड़ने से पहले ही हादी ने सवाल कर दिया था। हादी बाबा, वो बिस्मिल बीबी ने गोद लिया है, ये कहकर वो चली गई थी। पर इसकी शक्ल और अटक अटक के कुछ और ही बता रही थी। शाम को वो अकेला बाहर बैठा था, तब सारम आया। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? हादी ने इसे गोद में बैठाया। मैं ठीक। वो अपनी तोतली ज़बान में बात कर रहा था और हादी को बहुत अच्छा लग रहा था। अजीब सी कशिश थी इसमें, अपनाई थी जिसे वो खींचा चला जा रहा था। पढ़ते हैं आप? हादी ने इसे प्यार से इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जी मम्मा पढ़ाती हैं। क्या कर रही हैं मम्मा भी? हादी ने इसे पूछा। इनके सर में दर्द है, वो सो रही हैं। आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं बॉल लेकर आऊँ? वो एक्साइटेड होकर बोला। हाँ ज़रूर। जल्दी से गोद से उतरा और अंदर से भागकर बैट बॉल लाए। इतना खुश था जब वो अपने छोटे छोटे हाथों से बॉल को बैट से मार रहा था और हादी को ऐसे देखकर अजीब सी खुशी हो रही थी। सारम सारम, बिस्मिल ने इसे आवाज़ लगाती। बाहर इसका चेहरा सुर्ख था। इसके चेहरे से ही लग रहा था कि इसकी तबीयत ख़राब है। चलो अंदर। गुस्से से वो एक बार हादी को देखकर सारम का हाथ पकड़ कर अंदर लेकर जाने लगी। खे रहा है वो? मैं कौन सा इसको? हादी इसके करीब आते हुए बोला। बात सुने मेरी, मेरे बेटे से दूर रहें आप, और जिस काम से आए हैं वो करें, तो इस पे ध्यान ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। गुस्से से इसका चेहरा और लाल हो गया था और हादी पे क़यामत ढा रही थी। हादी से रहा ही नहीं गया। इसने देखा और प्यार से बोला बिस्मिल। और बिस्मिल ने अगला लफ्ज़ कहने से पहले ही हाथ का इशारा करके रोक दिया था। वो इसे अंदर लेकर गई थी। शाम ढल रही थी और सर्दी का मौसम था। तकरीबन वो रात के 10 बजे तक वहीं बैठा रहा था। वो जब वो अपनी शॉल लपेटे बाहर आई थी, जैसे ही इसने हादी को देखा, वो अब तक इतनी सख्त सर्दी में वहीं बैठा था, चुप करके वापस पढ़ने लगी थी। तभी वो इसके सामने है। बिस्मिल की तबीयत ख़राब थी। वो आंखें सुर्ख थी, शायद बुखार था। मेरे रास्ते से हटें, वो कहती हुई जाने लगी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो भी इतना ही बोला था। मुझे नहीं जाना, वो कहकर फिर जाने लगी। वो फिर आगे आगे, बुखार है तुम्हें? पहले भी होता है, कोई नई बात नहीं है। पहले भी मैं अकेली ही होती हूँ, कोई पूछने वाला नहीं होता। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। हादी के पास कोई जवाब नहीं था। बिस्मिल प्लीज़। वो इल्तिजाई नज़रों से उसे देख रहा था। नहीं जाना मुझे कहीं। वो फिर रास्ते से हटकर जाने लगी। हादी ने इसे पकड़कर खुद से लगा लिया। ना करो यार प्लीज़। कितना सुकून था इसके पहलू में। इसकी एक गलती ने इसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। एकदम बिस्मिल ने धिक्का दिया। मुझसे दूर रहें, कुछ नहीं लगती मैं आपकी। वो गुस्से से चलाई थी और हादी ने इसे पकड़कर पीछे गुस्से से दीवार के साथ लगा दिया था और ख़ुद इससे 1 इंच की दूरी पे था। तुम बीवी हो मेरी? बीवी? कौन सी बीवी, जिसको 4 साल पहले छोड़ गए थे बगैर किसी वजह के? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे माफ़ी मांग सकूं। तो फिर अब क्यों आए हैं? और आए हैं तो क्यों? आपको मेरी फ़िक्र हो रही है? मर गए थे इसी दिन मेरे लिए, जिस दिन मुझे बेरहम दुनिया के हवाले करके गए थे। मरने का नाम सुन के एकदम हादी पीछे हुआ था और बिस्मिल गुस्से में अंदर चली गई थी। हेलो बीजान, कैसी हैं आप? वीडियो कॉल पर वो बात कर रहा था। हादी बेटा, मैंने एक बात करनी है। ये देखो। उन्होंने एक लड़की की तस्वीर आगे करके दिखाते हुए कहा। ये लड़की हमने पसंद कर ली है और सबको पसंद है। बीजान प्लीज़। वो पहले उकताया हुआ था। बीजान ने नहीं। हाँ तकरीबन हो ही गई है। आ जाओगे तो वो लोग बस शादी की तारीख रखेंगे। सबको लड़की पसंद है और सबको लड़का। अच्छा मेरी मीटिंग का टाइम है, बाद में बात करता हूँ। वो बहाना करके कॉल कट कर दी। वो गुस्से में मोबाइल फेंक कर मारा था। सारी रात सब कुछ दिमाग में चलता रहा था। गुजरा वक्त और अब एक बात खाई जा रही थी। बिस्मिल का नाराज़ होना, दूसरे घर वालों का लड़की को पसंद करना, दिमाग बिल्कुल माफ हो गया था। क्या करे क्या नहीं करे। रात के 3 बज के थे। नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। वो उठा और बाहर आया। सख्त सर्दी थी, पर वो हल्की सी टी शर्ट में बैठा था। सिगरेट जलाकर हादी बाबा पीछे से रज़िया की आवाज़ आई। हाँ आपको एक बात कहनी है, बोलो। पहले वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। ऐसा भी क्या है? अब रज़िया बोल भी दो। वो पहले एक ताया हुआ बैठा था। हादी बाबा, वो सारम बाबा आपका बेटा है। एकदम हादी के हाथ से सिगरेट नीचे गिरी। बिस्मिल बीबी ने सख्ती से मना किया था, पर मैं नहीं ऐसे देख सकती। आपके जाने के पहले ही महीने बिस्मिल बीबी को खुशखबरी
हो गई थी। उन्होंने मना किया था कि आपको यही कहना है कि गोद ली है, पर नमक हरामी नहीं कर सकते, आपके पुराने मुलाजिम हैं। हम तो चाहते हैं कि आप बिस्मिल बीबी के साथ खुश रहें, तुमसे कुछ बात करनी है बिस्मिल। वो किचन में थी मुलाजिमा के साथ, जब हादी पीछे से आया वो ना पलटी और ना ही कुछ बोली, चुप करके अपने काम में बिजी रही। हादी ने इशारा करके मुलाजिमा को बाहर भेजा और इसके करीब आकर बोला, तुमसे कह रहा हूँ मैं, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। मुझ मुझ में क्यों मिलता है? हादी ने अपना अगला सवाल किया और इसके चलते हाथ एकदम से रुक गया और वह मुड़ी और मुड़ के हादी को देख रही थी। क्या मतलब इस बात का? वही जो तुम समझ रही हो। मुझसे काफ़ी शक्ल मिलती है इसकी, इसकी हरकतें मेरी जैसी हैं, इसकी आंखें तुम्हारी जैसी हैं। क्या एक गोद लिया हुआ बच्चा तुम में या मुझ में कैसे मिल सकता है? बस करें। वो एकदम चलाई। जब मुझे आप अकेला छोड़ गए थे तो मैं तनहाई दूर करने के लिए मैंने इसे गोद में लिया था, मेरे पास पेपर भी हैं। वो एकदम हादी को साइड करती अंदर की तरफ भागी थी और पल भर में एक फाइल लाकर इसके सामने कर दी। लो देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ मेरे बच्चे से दूर रहें। आई समझ, इसे मैंने गोद लिया है। वह हड़बड़ाई सी गई थी एकदम से। हादी से उम्मीद नहीं थी कि वैसा सवाल करेगा। मैंने तो कोई सफाई नहीं मांगी तुमसे, ना कोई पेपर। तुम एकदम से इस तरह का रिएक्ट कर रही हो, इसकी वजह? मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रही, आपको बता रही हूँ बस। वो एकदम चलाने वाले अंदाज में बोली थी। तो फिर इतनी ठंड में पसीने क्यों आए हैं? इसके माथे पर आते पसीने के कतरों को देखकर वो बोला था, मम्मा। पीछे से एकदम सारम की आवाज़ आई तो वो पलटी। आप अंकल को डांट क्यों रही हैं? इसकी मासूमियत देखकर हादी को प्यार आया और जब से इसे पता चला था कि उसका बेटा है, इसका खून है, तो इसे गले लगाने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बिस्मिल एकदम आगे बढ़ी, सारम का हाथ पकड़ा। चलो सारम अंदर। हादी को एकदम गुस्सा है। बिस्मिल। वो एकदम पलटी। दूर रही मेरे बेटे से। वो हादी को घूरते हुए बोल रही थी और पलट कर सारम का हाथ पकड़ कर अंदर चली गई। अंदर आके इसकी अजीब कैफियत हो गई थी। वो सारम को एकदम कांपते हाथों से गले लगा लिया। मम्मा क्या हुआ? आप क्यों रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। इसका पूरा जिस्म सर्दी में भी पसीने में भर गया था। इसे पता था कि अगर हादी को पता लग गया तो वो इसे ले जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकेगी, वो पैसे के जोर पर कुछ भी कर लेगा। सर दर्द से फट रहा था। सुबह से शाम हो गई थी और वो सारम को अंदर लिए ही बैठी थी। वो कब तक इसे ऐसे छुपा सकती थी? बेशक वो अपने बेटे से मोहब्बत करता था, पर एक तरफ वो बिस्मिल से भी मोहब्बत करता था। वह जानता था कि वो गलत कर रहा है। इसने जिस तरह लावाज छोड़ा है, इसे इसका हक नहीं था। वो इस तरह वो इस तरह जाता है, पर बिस्मिल को अपने करीब लाने का कोई और जरिया नहीं था। वो अपनी गलती का कफारा करना चाहता था, पर कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह ने इसे बेटे की खुशी से नवाजा था और वो बहुत खुश था कि राजपूत फैमिली का पोता है। वो बीजान देखेंगी तो कितना खुश होंगी। वो बस काम को बस सरसरी देख रहा था। अभी भी वो वापस आया था ऑफिस से, जब सारम और बिस्मिल शाम के वक्त लॉन में बैठे हुए थे। सारम हादी को देखकर खुद भी भागता हुआ इसकी तरफ आया। वो एकदम हादी को देख उठी और सारम की तरफ बढ़ी। अभी इसने सारम का हाथ पकड़ा था, तभी हादी ने दूसरी तरफ से पकड़ लिया। छोड़े सारम का हाथ। हादी को देखकर बोली, नहीं अब नहीं छूटेगा। मेरे बेटे का हाथ छोड़े। में चलाई और हादी एकदम इसकी तरफ बढ़ा और इसके बिल्कुल करीब हो गया। इसकी आंखों में देखा, ये हादी का बेटा है, हादी का खून है, राजपूत फैमिली का फर्द है। ये मेरा बेटा है और इस पे किसी का हक नहीं है। बिस्मिल की आंख से आंसू झलका। किस हक से तुम्हारा है? फाइल दिखाई थी ना तुमने मुझे कि इसको गोद लिया है। रुको अब। वो वापस पलटा, गाड़ी से एक फाइल निकाली और इसके पास आके इसके सामने की, ये लो, इसे गौर से पढ़ो। सारिम का डीएनए टेस्ट जिसमें साफ साफ लिखा है वो गोद लिया है या फिर मेरा बेटा है। और बिस्मिल की ये बात सुनकर जान निकल गई थी। वो जैसे ही वो सारिम की तरफ बढ़ा इसे गले लगाने, वो भी बड़ी, वहीं रुक जाओ बिस्मिल। वो हाथ के इशारे से वहीं रुकता हुआ बोला और सारिम को अपनी गोद में उठाया। आप लोग लड़ लड़कियों रहे हैं? वो अपनी मासूमियत से सवाल कर रहा था और हादी ने इसे गले लगाया, पागलों की तरह प्यार कर रहा था। एक बाप की क्या कैफियत होती है। वो बिस्मिल वो बिस्मिल भी देख रही थी इसे, जैसे पता नहीं था, पता नहीं क्या मिल गया था। वो इसका खून था और सारम भी जैसे तरस रहा था। आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे घुमाने? हाँ, क्यों ना, क्यों नहीं। हाँ ना, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। वो खुश होता हुआ बोला था, आप आपकी मामा को कहो कि वो भी चले, नहीं तो वो परेशान होगी। वो सारम को देकर बोला और अब बिस्मिल की जान पे बनी थी कि वो ले जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो इसके बेटे को छीन लेगा। दिमाग माफ हो गया था। सोचने समझने की सलाहियत बिस्मिल की खत्म हो गई थी। 3 दिन हो गए थे हादी को पता लगे कि इसने पूरा घर सर पर उठा रखा था। सारम के लिए शॉपिंग, खिलौने, पता नहीं क्या क्या, इसको अपने साथ सुलाना, अपने हाथों से खिलाना। और सारम भी बहुत खुश था। इसे बता दिया था कि मैं आपका बाबा हूँ और कुछ टाइम के लिए काम से गया था आउट ऑफ कंट्री। और हादी जल्द ही अपना काम भी ख़त्म कर रहा था। आज इसे आने में थोड़ी देर हो गई थी। रात के 11 बज गए थे। सारम ने इंतजार करके सो गया था। बिस्मिल के सर में दर्द रहने लगा था। वो सारम को ले जाएगा, यही यही एक यही सोच सोच कर वो हलकान हो रही थी। अभी भी सर्दी में शॉल लपेटे वो बाहर बैठी थी जब हादी की गाड़ी अंदर आई। हादी ने एक नज़र से देखा और चुप करके साइड से जाने लगा और बिस्मिल एकदम हादी के सामने आई। इससे पहले वो कुछ बोलती हादी बोल पड़ा, सारम की तैयारी कर लो, मेरा काम खत्म हो गया है।
वो और तुम साथ चलोगे मेरे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही सारम। वो घूरते हुए बोली, वो मेरा बेटा है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। मेरा भी बेटा है, पैदा किया है मैंने इसको, मैं नहीं जाने दूंगी इसे, वो मेरे साथ जाएगा। सारम आधी गुस्से से बोला, अगर तुमने साथ चलना है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम यहाँ अकेली रह सकती हो, मैं इसे ले जाऊंगा। ये बात सुनते ही बिस्मिल की जान निकल गई। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो एकदम से ढल गई। क्योंकि सारा मेरा खून है और मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। अगर तुमने चलना है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी है। कि हादी कहकर साइड से होकर निकल गया और वो खड़ी मुंह देखती रह गई। हादी को पता था कि वो प्यार से कहेगा तो वो कभी नहीं मानेगी। बेशक वो सारम से मोहब्बत करता था, पर बिस्मिल से भी बहुत मोहब्बत करता था और इसको साथ ले जाने का और कोई जरिया नहीं था, क्योंकि वो कभी नहीं मानती और सारम को वो छोड़ेगी नहीं। मजबूरन साथ चलेगी। साथ वहां जाके वो जब सबके साथ रहेगी तो वक़्त के साथ इसे मना लेगा। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? सारम ने मासूमियत से पूछा। बाबा के साथ जा रहे हैं, हम वहीं रहेंगे। हाँ बेटा, अब आप मेरे साथ ही रहोगे। वहाँ पर आपकी बड़ी दादी, छोटी दादी, फूफो, बड़े बाबा सब हैं। आपसे मिलेंगे तो सब मिलकर खुश होंगे। हादी कमरे में आकर सारम को गोद में उठाकर बोला। बिस्मिल चुप करके एक नज़र हादी को देखकर पैकिंग में लग गई थी। वो सारम के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी, इसलिए चुप करके तैयारी कर रही थी। अरे किस लिए हादी ने ये इतना इंतज़ाम करवाया है? अहमद से बीजान पूछ रही थी। पता नहीं बीजान, मुझे बस ऑर्डर दिया कि घर को अच्छे से सजाना है, फूलों से, गुब्बारों से, किसी बच्चे की सालगिरह है क्या? सब बीजान, मुझे क्या पता। पर जो भी है बीजान, बहुत अरसे बाद मैंने इसे इतना खुश देखा है। बस इतना कह रहा था कि सबके लिए सरप्राइज़ है, मैं मना नहीं कर सका। ना मैंने पूछा इतने अरसे बाद। तो मेरा भाई हंसकर मुस्कुरा कर कह रहा था। अहमद बीजान के करीब बैठता बोला, सबको तजस्सुस, आखिर क्या बात है? हादी ने ऐसा क्यों करने को कहा है? जहाज अपनी उड़ान भर चुका था, तीनों लाहौर आ रहे थे, सारी हवेली को सजाया गया था। शाम के वक्त उन्होंने पहुंच जाना था। ड्राइवर गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आया था। सारा हादी से लगा था। बिस्मिल चुप थी। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई थी। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या सरप्राइज है। पूरा घर जगमगा रहा था। तभी हादी के साथ एक लड़की और एक बच्चा उतरा। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बीजान जल्दी से हादी भागा हुआ इनके गले लगा। इतना खुश मेरा बच्चा, अल्लाह नजरे बस से बजाए। वो हादी को इतने अरसे के बाद इतना खुश देखकर इसकी बलाएं उतार रही थी। सब लोग हाल में मौजूद थे। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। 4 साल पहले मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आई थी और इससे मेरा निकाह हुआ था अचानक, जिसके लिए मैं आप लोगों को इतला नहीं दे सका था। मुझे लगा था कि आप लोगों को बता दूंगा। इससे पहले ही एक हादसा हुआ और हम अलग हो गए। पर अब जब मैं 4 साल के बाद दोबारा गया हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा भी होगा। राजपूत फैमिली का फर्द मेरा बेटा सारिम वहाँ था। सबका एकदम मुंह खुले का खुला रह गया। मेरी गलती है, जो भी हुआ है, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। वो बिस्मिल को देखते हुए बोला और सारम को उठाकर बीजा के पास ले आया। ये आपके पोते का बेटा है, आपके हादी का बेटा। सब ये बात सुनते ही इस पर टूट पड़े थे। सबकी खुशी की इंतहा नहीं थी। हर कोई अपनी तरफ खींच रहा था। हादी बीजा के पास गया था। वो मुझसे आज भी नाराज है। आप प्लीज बात करें, आपकी बात नहीं टालेगी। बीजा ने दूर खड़ी बिस्मिल को देखा, फिर आस्ता आस्ता हादी का सहारा लेकर बिस्मिल तक पहुंची थी। मेरा बच्चा किसी वक्त पर इतना हंसमुख था। 4 साल से मैंने कोई दुआ सदका नहीं छोड़ा था कि इसकी खुशी वापस लौट आई। इसने जो भी गलती की, इसकी माफ़ी मैं मांगती हूँ। वो अपने हाथ आगे करने लगी थी, तभी बिस्मिल ने पकड़ ली। ये क्या कर रही हैं? ऐसा ना करें। 4 साल के बाद आज मैंने इसे खुश देखा है। बेटा, गलती भी इंसान से होती है और माफ़ भी इंसान करता है। बिस्मिल ने चुप करके अपना मुंह नीचे कर लिया। सबसे खुशी खुशी मिली बात की, पर हादी से अभी भी नहीं बोली थी। खाना खाया, देर रात तक बातें करते रहे, फिर अपने कमरे में आ गए। हादी कमरे में आया तो बिस्मिल सारम को सुला रही थी। वो थक गया था और लेटते ही सो गया था। वो चुप करके उठी और अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी। हादी ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसके सामने आया। मैं जानता हूँ मैं अपनी गलती की माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। अकेला छोड़ा, तुम्हें एक बार भी नहीं पलट कर देखा, पर मैं शर्मिंदा था बिस्मिल। मैं चाहता तो तुम्हें छोड़कर आ सकता था, पर मुझे तुम्हें यहाँ लाना था। अपनी गलती का ज़ाला करूँगा, एक बार माफ़ तो कर दो। मुझे पता था तुम सारम की वजह से मजबूर होके आओगे। प्लीज़, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं हर तकलीफ़, हर दुख, हर तकलीफ़ के ज़ख्म को भर दूंगा। एक बार मौका दे दो प्लीज़। वो इसका चेहरा अपने हाथों में लिए इसकी आंखों में दिखता हुआ बोला, और वो अपने आंसू बस जब्त नहीं रख सकी और रो पड़ी। और हादी ने इसे खुद से लगा लिया। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है बिस्मिल। आई लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे थे और मिलने की खुशी और बिछड़ने के दुख दोनों एक दूसरे में समेट रहे थे। जिंदगी पूरी हो गई थी। बिस्मिल ने माफ़ कर दिया था। इसने सालिम को देखा था कि बाप के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, कैसे खुश है। वहीं हादी की खुशी अलग थी। इसका खून, इसकी जान इसमें बसी थी। बिस्मिल को पता था ना माँ के बगैर ज़िंदगी है, ना बाप के बगैर, इसलिए इसने हादी को माफ़ कर दिया था। तो कैसा लगा आपको ये नावल? एक शॉर्ट नावल था, अच्छा नावल था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगा। और मैंने कहा था कि इसका मैं लास्ट में आपको नाम बताऊंगी, तो इस नावल का नाम है इस नावल का नाम है एतबार और इसकी राइटर हैं
मंतशा। उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आया होगा और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ हमारा चैनल जो है वो काफ़ी अरसे से डाउन पे जा रहा है। हमने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बहुत अच्छी फैमिली हैं, तो प्लीज़ आप एक मर्तबा अपनी यूट्यूब यूट्यूब की एप्लीकेशन पे नावल्स उर्दू लाइब्रेरी लिखिए और जैसे ही चैनल आएगा, हमारा मोनोग्राम आएगा उसके ऊपर, तो उस पे क्लिक करना, अपने चैनल को बस ओपन करना है और कुछ नहीं करना। बस जितने भी मेरे रीडर्स हैं वो अगर एक-एक बार भी हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो हमारे चैनल की प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें नाराज़ नहीं करेंगे, हमें हर्ट नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।